नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुए राहुल गांधी। सलाहकार समिति के साथ बैठक। नेताओं ने कहा ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सलाहकार समिति के साथ लंबी बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इस दफे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। राहुल गांधी की बैठक। राहुल गांधी ने आज बिहार कांग्रेस की सलाहकार समिति के नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर लंबी चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ साथ बिहार के प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने विस्तार से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से की जा रही तैयारी पर चर्चा की। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की वकालत। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने बताया कि राहुल गांधी के समक्ष बिहार के कांग्रेसियों ने ये मांग रखी कि बिहार में इस दफे कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। बिहार कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि आरजेडी की तुलना में कांग्रेस के जीतने की संभावना बेहतर है, लिहाजा पार्टी को ज्यादा सीटों पर दावा करना चाहिए। कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन में मचे घमासान पर कांग्रेस की बैठक में चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि इससे जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है। महागठबंधन में सभी पार्टियों को सम्मान मिलना चाहिए। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारा पहले होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे में देरी और गलत सीट बंटवारे के कारण भी महागठबंधन को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा सकती है कांग्रेस। 2 दिन पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा था कि बिहार में महागठबंधन ने अभी ये तय नहीं किया कि उनका नेता कौन होगा। यानी गोहिल ने तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम प्रत्याशी मानने से इनकार कर दिया था। आज की बैठक में कांग्रेसी नेताओं का मूड यही था। वहीं कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा सीट मांग रही है। शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी कहा था कि बिहार में आरजेडी को महागठबंधन चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करना होगा। कांग्रेस का ये स्टैंड तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख मुद्दे पर राहुल गांधी ने वीडियो के साथ ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कोई तो झूठ बोल। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लद्दाख का अचानक दौरा किया और सरहद पर तैनात भारतीय जवानों की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री के इस लद्दाख दौरे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर हमलावर तेवर में नजर आए। उन्होंने एक ट्वीट करके चीन की घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी के बयान पर गंभीर सवाल उठाए। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, लद्दाख के लोग कहते हैं चीन ने हमारी जमीन ली, पीएम कहते हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली, कोई तो झूठ बोल रहा है। पीएम ने अपने ट्वीट के साथ लद्दाख के निवासियों के एक वीडियो को भी पोस्ट किया है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी का यह ट्वीट उस दिन आया है जिस दिन पीएम मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों से मिलने के लिए लेह से आगे के स्थान नीमू का दौरा किया। प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ लेह पहुंचे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओबीसी आरक्षण को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा छात्रों को नहीं मिल रही सुविधा। जी हां दोस्तों, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया गांधी ने पत्र में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के मेडिकल संस्थानों में ओबीसी आरक्षण की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के लिए ओबीसी छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। पीएम लिखे पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी छात्रों को अखिल भारतीय कोटा के तहत राज्य के चिकित्सा संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाना भारत सरकार के आदेश और 93 संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि योग्य ओबीसी छात्रों को चिकित्सा की पढ़ाई करने से रोकने जैसा है। मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को लेकर लिखे गए पत्र में सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि 2017 में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस की ओर से एकत्र किए गए डाटा के अनुसार ओबीसी उम्मीदवार छात्रों को अखिल भारतीय कोटा के तहत
11,000 से ज्यादा सीटों पर राज्य और केंद्र शासित राज्यों के मेडिकल संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी छात्रों को दिया जाए आरक्षण। सोनिया गांधी। पत्र के अंत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि समता और सामाजिक न्याय के हित में केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के मेडिकल संस्थानों में भी मेडिकल एवं डेंटल के अखिल भारतीय कोटे के तहत ओबीसी छात्रों को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा के तहत 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति और 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सीट आरक्षित है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का फिर हमला। पूछा, मजबूत भारत के पीएम को चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों? जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह लेह पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों है। साथ ही सुरजेवाला ने यह भी सवाल किया है कि चीन से आंख में आंख डाल कब बात होगी। सुरजेवाला ने कहा कि आखिर मजबूत भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों हैं? दरअसल गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही कांग्रेस के जरिए लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीएम मोदी की ओर से चीन का नाम नहीं लेने पर हमला बोल चुके हैं। चीन का नाम तक नहीं लेते। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि भारत सुपर पावर है, मगर देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम तक नहीं लेते हैं, यह जानते हुए कि चीन हमारे सिर पर आकर बैठा है। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता है? देश की सीमा पर जो हालात हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताने चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। यहां पर सीनियर अधिकारियों ने उन्हें मौके की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सेना, वायुसेना के अफसरों से सीधे संवाद भी किया। पहले इस दौरे पर सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत को ही आना था, लेकिन पीएम मोदी ने खुद पहुंचकर सभी को चौंका दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का केंद्र पर निशाना। कहा, नोटबंदी और आर्टिकल 370 हटने से भी नहीं बदले कश्मीर के हालात। जी हां दोस्तों, करीब 1 साल पहले तक केंद्र में भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना का कहना है कि 2016 में नोटबंदी करने, 2019 में आर्टिकल 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बावजूद जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। शिवसेना ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाया है कि जब केंद्र में मजबूत सरकार है तो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में शांति क्यों नहीं है। शिवसेना के मुताबिक नवगठित दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति पहले जैसे ही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनरेगा जॉब कार्ड से बड़ा घोटाला, काम न करने वालों को हुआ भुगतान। जी हां दोस्तों, सरकार द्वारा गरीबों को मनरेगा के तहत काम देकर रोजगार देने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि के फर्जीवाड़े से यह पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है। ताज़ा मामला सिटी ब्लॉक के अर्जुनपुर पाठक, तरकापुर ग्रामीण और वीरपुर जैसे गांव का है, जहां बिना काम किए ही जॉब कार्ड होल्डर के खाते में धनराशि पहुंच गई। इन जॉब कार्ड वालों ने बताया कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन पैसे खाते में आए तो अंगूठा लगाकर प्रधान प्रतिनिधि ने सारे पैसे ले लिए। वीरपुर गांव में तो और भी बड़ा मामला आया, क्योंकि यहां के ग्राम प्रधान खुद मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर हैं और उनके भी खाते में मनरेगा की मजदूरी ट्रांसफर हुई। प्रधान को नहीं कोई जानकारी। अर्जुनपुर पाठक गांव की प्रधान कुसुम देवी हैं, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि मनरेगा के तहत कितना काम हुआ तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया और कहा कि वे कुछ भी नहीं जानती। उनके अनुसार वे सिर्फ अंगूठा लगाने का काम करती हैं, बाकी काम तथाकथित प्रधान प्रतिनिधि अशोक शुक्ला करते हैं। इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि वास्तविक प्रधान तो झोपड़ी में रहती हैं, लेकिन तथाकथित प्रधान की इमारत देखने लायक है। ग्राम प्रधान कुसुम देवी ने दावा किया कि बीते 4 साल में वे एक बार ब्लॉक पर गई थी, वह भी एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी उन्हें ना पहचानता है और ना ही आज तक कोई उनसे मिलने आया।
सारा काम तथाकथित प्रधान द्वारा ही किया जाता है। 10% मिलती है मनरेगा की मजदूरी। अर्जुनपुर पाठक गांव की रहने वाली गंगा जली ने बताया कि उन्होंने कभी मनरेगा के तहत काम नहीं किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि काम न करने के बाद भी उनका जॉब कार्ड बना है, जिसे प्रधान प्रतिनिधि ने अपने पास रखा है। जब उनसे भुगतान के बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करीब 2500 रुपया आया था। प्रधान प्रतिनिधि ने अपने घर बुलाकर अंगूठा लगवाया और 200 रुपए देकर सारा पैसा निकाल लिया। गंगा जली ने बताया कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि बिना काम किए खाते में पैसा आ गया और उन्होंने जाकर अंगूठा लगाया। कालीन का कारीगर भी मनरेगा मजदूर बना। अर्जुनपुर गांव के निवासी वीरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि वे कालीन के कारीगर हैं और आज तक कभी भी मनरेगा के तहत कोई काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि उनका मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है, जिसे तथाकथित प्रधान ने अपने पास रखा है। वीरेंद्र ने बताया कि बिना काम किए उनके खाते में एक बार 2000 रुपए और दूसरी बार 4950 रुपए आए थे। दोनों बार प्रधान प्रतिनिधि का फोन आया कि आकर अंगूठा लगा दो। वीरेंद्र ने बताया कि 2000 पर 200 रुपए और 5000 आने पर 500 रुपए मिल जाते हैं, जिसे नाले की सफाई का दावा कागजों पर किया जा रहा है, वह वर्षों से वैसा ही पड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने सिंधिया पर साधा निशाना, कहा उपचुनाव से साबित होगा कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर। जी हां दोस्तों, प्रदेश की राजनीति में अब टाइगर के नाम पर तंज कसने का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। शुक्रवार को सैलाना में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया व भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव के परिणाम साबित कर देंगे कि कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर। सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत के पिता पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रभु दयाल गहलोत की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में आए कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह सौदे की सरकार है। 33 मंत्रियों में से 14 ऐसे हैं जो वर्तमान में विधायक नहीं हैं। यह सौदा नहीं तो और क्या है। यह मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। भाजपा के उन विधायकों के प्रति सहानुभूति है जो योग्य और काबिल होने के बाद भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा सके हैं। घोड़े भी अलग अलग होते हैं, कुछ शादी वाले ताले तो कुछ रेस वाले। काम करने का समय तो सिर्फ 11.5 माह का ही रहा। कमलनाथ ने उपस्थित कांग्रेस जनों से पूछा कि क्या माफिया पर अंकुश लगाना, किसानों के कर्ज माफ करना गुनाह है? अगर है तो यह गुनाह मैंने किया है। 15 माह की सरकार में बाकी का समय तो हमारा आचार संहिता व अन्य कार्य में चला गया। काम करने का समय तो सिर्फ 11.5 माह ही मिले। 26 लाख किसानों का कर्ज हम माफ कर चुके थे, बाकी की प्रक्रिया चल रही थी और धोखेबाजों ने सरकार गिरा दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी दरार, कई नेता हुए नाराज। जी हां दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। खास बात ये रही कि इनमें से 11 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के थे। मंत्रिमंडल विस्तार के अब बीजेपी में विरोध के सुर उठने लगे हैं। इस बीच वरिष्ठ नेता उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चिट्ठी लिख डाली, तो वहीं कई नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के समर्थन में प्रदर्शन किया। दरअसल उमा भारती चाहती थी कि बुंदेलखंड क्षेत्र और लोधी जाति के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि मैंने पार्टी को एक महिला, ओबीसी और लोधी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने की अनुमति दी। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ध्वस्त हुई और सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में मेरे विचार को नजरअंदाज किया गया। ऐसे में फिर से मंत्रियों की सूची में संशोधन हो। इस बीच मंदसौर में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के समर्थक धरने पर बैठ गए। वो अपने नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा देवास में गायत्री राजे के समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया। वो भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ज्योतिरादित्य को दिग्विजय का तीखा जवाब, मैंने शेरों का शिकार किया है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत में टाइगर जमकर धमाल मचा रहा है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुद को शेर का शिकारी बताया है। दिग्विजय ने सिंधिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने भी शेर के शिकार किए हैं। इंदिरा गांधी द्वारा कानून बना देने के बाद हमने शिकार करना बंद कर दिया था। दरअसल शिवराज मंत्रिमंडल के गठन के बाद कांग्रेस से भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा था
कि टाइगर अभी जिंदा है। इसी के जवाब में दिग्विजय सिंह ने बयानबाजी की है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के जरिए सिंधिया को जवाब देते हुए लिखा कि जब शिकार प्रतिबंधित नहीं था तब मैं और श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी शेर का शिकार किया करते थे। इंदिरा जी के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद से मैं अब सिर्फ शेर को कैमरे में उतारता हूं। आपको बता दें कि गुरुवार को शिवराज मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिनमें से सिंधिया खेमे का ज्यादा दबदबा रहा है। इसके बाद सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, यह मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव भाजपा जीतेगी, सभी जनसेवक की जीत होगी। किश्तों की सरकार जो 15 महीने चली उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने पिछले साल कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह ने स्वयं को टाइगर कहकर संबोधित किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया, शिवराज टाइगर हैं तो हमारे कमलनाथ बब्बर शेर। पीसी शर्मा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में टाइगर को लेकर हुआ सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीएम शिवराज सिंह के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर वाले बयान के बाद कांग्रेस नेता हमलावर हो गए हैं। दिग्विजय सिंह के बाद अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सिंधिया पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कमलनाथ बब्बर शेर है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के ट्वीट का जिक्र करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि सही है, सिंधिया को बताना चाहिए कि टाइगर कौन है, क्योंकि एक तरफ सिंधिया कह रहे हैं मैं शेर और दूसरी ओर शिवराज कह रहे हैं मैं शेर, लेकिन हमारे पास कमलनाथ के रूप में बब्बर शेर हैं। वहीं पीसी शर्मा ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि बदनावर में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी पहुंचेंगे। ये उपचुनाव का शंखनाद है। वह आदिवासी क्षेत्र है और कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए काम किए हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर शर्मा ने कहा कि भाजपा में घमासान चल रहा है। इनके 100 दिन पूरे नहीं हुए, दिन पूरे हो गए हैं। जो लोग खरीद फरोख्त करके बीजेपी में गए हैं, ये मंत्रिमंडल शिवराज का नहीं है, सिंधिया का है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस को डूबता जहाज वाले बयान पर पीसी शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल जो लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं वो वे लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली, वो बिकाऊ हैं। कांग्रेस में अब टिकाऊ लोग बचे हैं। दरअसल कैबिनेट विस्तार के बाद सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, यह मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव भाजपा जीतेगी, सभी जनसेवक की जीत होगी। किश्तों की सरकार जो 15 महीने चली उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कानपुर देहात में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कानपुर देहात के शिवली थाना इलाके में पुलिस ने बिकरू गाँव में दबिश देने गई थी। पुलिस यहां पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के घर पर दबिश दी, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए। 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। के प्रयास के केस में शातिर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई थी। हिस्ट्री शीटर विकास के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर एनकाउंटर पर बोले राहुल, यूपी में जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ हुई मुठभेड़ में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। कानपुर एनकाउंटर घटना के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे। राहुल ने ट्वीट किया, यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं में मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राहुल गांधी के अलावा यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर मुठभेड़, कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, कानपुर में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 8 पुलिसकर्मी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा नीत प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशाना लगाते हुए हमला बोला है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी। प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस
के सीईओ, एसओ सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के इन शहीदों के परिजनों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है, अपराधी बेखौफ हैं। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, आमजन व पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार लालू राबड़ी राज में हुई गलतियों के लिए तेजस्वी यादव ने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। तेजस्वी यादव ने पार्टी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई है तो वह उसके लिए माफी मांगते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान जो भी हुआ उस वक्त हम छोटे थे और सरकार में क्या हो रहा था कुछ नहीं जानते थे। तेजस्वी यादव ने कहा, ठीक है 15 साल हम सत्ता में रहे, लेकिन हम तो सरकार भी नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय नहीं किया। कार्यकर्ताओं को आगे संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय कायम किया। उन्होंने कहा कि 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान अगर इसी प्रकार की बहुमूल्य कमी हुई तो इसके लिए माफी मांगते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, लालू प्रसाद ने बिहार में सामाजिक न्याय किया, वह दौर अलग था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल हुई है तो हम उसके लिए भी माफी मांगते हैं। तेजस्वी ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता उनको एक मौका और देगी तो वह उनको निराश नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने बिहार की जनता से अपील किया कि अगर वह एक कदम आगे चलेंगे तो वह खुद 4 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।